Hello everyone, welcome back to channel. I hope you all are doing good. So we have 19 days left. सिर्फ 19 डेज बचे हैं हमारे पास फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम. आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी. स्टडी आई मीन रिवीजन ओनली. सो आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी. सो अब तक वी हैव फिनिश्ड पॉलिटी PYQs, पॉलिटी, जियोग्राफी, कल हमने केमिस्ट्री की थी एंड ऑल्सो इकोनॉमी. ठीक है. सो हमने 4 सब्जेक्ट के PYQs लास्ट 5 ईयर्स के ऑलरेडी कर लिए हैं. एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. या सो ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs की है. जैसा कि मैंने बताया था कि मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिवल इस सीक्वेंस में मैं चलूँगा. पहले मॉडर्न, देन एंशिएंट, देन मिडिवल. वाई? बिकॉज जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये काफ़ी डुएबल होती है एंड इसका सिलेबस भी डुएबल होता है. देन एंशिएंट जो है इसके फिक्स्ड कुछ थीम्स होते हैं जिसके अराउंड ही हर साल CSC में या फिर CAPF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन वी हैव दिस मेडिवल. मेडिवल को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज इसका एक तो सिलेबस वास्ट है और दूसरा इसके क्वेश्चंस कई बार आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाते हैं जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं कवर होते. दैट इज़ वाई मैं ये सीक्वेंस फॉलो करता हूँ, चाहे CAPF हो चाहे CSE हो. ओके. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट 5 ईयर्स PYQs. एंड जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता हूँ. दैट इज़ 2023 से 2019 की ओर जाऊँगा मैं. वाई लास्ट 5 ईयर्स ओनली? बिकॉज आप खुद जब ये PYQs करोगे देन आपको ये फील होगा या आप खुद अगर ऑब्ज़र्व करोगे कि ट्रेंड जो है काफ़ी मोर और लेस सिमिलर है. बट इससे पहले जो था 2017-18 उसमें काफ़ी अलग तरह के क्वेश्चंस आते थे. नॉट ओनली इन CAPF बट ऑल्सो इन CSC वेदर अब हम प्रीलिम्स की बात करें या फिर CSAT की बात करें. ठीक है. सो लास्ट 5 ईयर्स में ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है. दैट इज़ वाई मैं पिछले 5 साल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उससे पहले नहीं जा रहा. ओके. सो हर साल जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं. इट मीन्स वी हैव 16 से 20 मार्क्स. ओके. एंड ये क्वेश्चंस काफ़ी डुएबल होते हैं. इसमें इतना डिटेल में नहीं जाता और इसके थीम्स काफ़ी फिक्स्ड हैं इसके थीम्स. ये मैं आपको अभी PYQs में दिखाऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री इज़ मच डुएबल एज़ कम्पेयर टू मेडिवल और एंशेंट. बिकॉज अगर आपने ये PYQs वाली वीडियो पूरी देखी देन यू विल रियलाइज़ कि इसके तो काफ़ी फिक्स थीम्स हैं, तो उसी के अराउंड हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ओके. एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? अगेन वही कि हर साल क्वेश्चंस और थीम्स जो हैं कुछ ना कुछ रिपीट होते हैं. सो अगर आपने ये किया होगा देन एक तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी PYQs के थ्रू, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. अगर नहीं भी पढ़ा देन यू विल गेट टू नो कि कौन से एरियाज़ हैं जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है. बिकॉज अगर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो मॉडर्न या फिर बिपिन चंद्रा फॉलो कर रहे हो देन यू विल नो कि ये काफ़ी वास्ट बुक्स हैं. इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस एक तो बहुत ज़्यादा है. दूसरा कई बार हम सब पढ़ लेते हैं, हमें पता नहीं होता कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है. सो PYQs के थ्रू आपको यही चीज़ पता चलती है कि हमको ज़्यादा फोकस किस पे करना और किस पे फोकस नहीं करना. ओके. And again this same thing, if you are new to this channel please hit the subscribe button. And why? Because it gives me some kind of kick or you can say motivation to make new videos. I am recording this video at around, time is, yeah, it is 1:39
AM। सो हर रोज़ मैं वीडियो इसी 1 बजे के आसपास ही रात को रिकॉर्ड करता हूँ। वाई? बिकॉज़ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे दिन में काफ़ी शोर होता है, बिकॉज़ मेरा जो घर है वो रोड के करीब है। सो ट्रैफिक का काफ़ी शोर होता है। दैट इज़ वाई आई रिकॉर्ड एट नाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन was not associated with public services in India? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया था इन इकोनॉमी वाली वीडियो, ठीक है। बट मैंने इसको इसमें इसलिए डाला बिकॉज़ ये इकोनॉमी और मॉडर्न के बीच में कहीं लाई करता है। सो आपकी रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने इसको इसमें भी ऐड कर दिया है। सो बोल रहा है पब्लिक सर्विसेज से कौन सा रिलेटेड नहीं है। So ये जो फर्स्ट 3 कमीशन है ना, एचसन कमीशन, एलिंगटन कमीशन एंड ली कमीशन, ये तीनों ही पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। बट दिस राधा कृष्णा कमीशन जो है ना, इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। सो डी शुड बी आर आंसर। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। जो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो तो आई डोंट थिंक उसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोक हितावादी? लोक हितावादी के नाम से किनको जाना जाता है? इट इज़ नॉट केशव चंद्र सेन, नॉट MJ नाडे। जब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहा था ना लास्ट ईयर 2023, देन आई गॉट कन्फ्यूज्ड बिटवीन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, बिकॉज मुझको ये पता था कि इट स्टार्ट विद द नेम गोपाल। बट यहाँ पे UPSC अगेन प्ले विद वर्ड्स टू कन्फ्यूज़ अस, है ना। तो मैंने ये फर्स्ट A एंड C को एलिमिनेट कर दिया था बिकॉज आई न्यू कि ये कहीं पे गोपाल था। तो बट मैं ऑप्शन B और D में कंफ्यूज कर गया था एंड मुझे लग रहा था इट शुड बी गोपाल हरि देशमुख, बट मैंने तब ऑप्शन D मार्क कर दिया था OMR में, ठीक है। सो आप ये मिस्टेक मत करना जो मैंने कमिट की थी। ऑल्दो मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था विद गुड मार्क्स, जब मैंने आंसर कीज़ वगैरह चेक की थी, देन आई वाज स्कोरिंग गुड मार्क्स बिकॉज मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे थी एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बाकी मेरे अदरवाइज़ अच्छे गए थे। सो मोस्टली आई वुड से कि जब भी कोई एग्ज़ाम क्वेश्चंस आता है एग्ज़ामिनेशन में और आप कंफ्यूज हों बिटवीन 2 ऑप्शंस, अगर आपको तो पता है उसका आंसर तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज और आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही है, देन आई वुड से कि आप अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन सही होता है एज़ पर आर गट फीलिंग। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है चीज़, ठीक है। सो इट्स आंसर शुड बी गोपाल हरि देशमुख। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन मैंने जैसे लास्ट वीडियो में किया था ना, मैंने ऑलरेडी टाइप करके लिख लिया है बिकॉज़ जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो काफ़ी बेकार लगता है और PDF जब आपको मिलती है तो अच्छा नहीं लगता देखने में और रिवीजन में प्रॉब्लम आती है। सो इसलिए मैंने टाइप करके पहले लिख रखा है कि ज़्यादा मुझे ओवर राइट ना करना पड़े। सो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड देयर ऑथर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। सो दिस बंदी जवान इज़ रिटन बाय सचिंद्र नाथ सान्याल, इट इज़ करेक्ट। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये ना PYQs हैं, CSC में पूछे हुए हैं, ठीक है। ये CSC में पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एंड देशर कथा इज़ बाय दिस सखाराम गणेश देशकर, ये भी करेक्ट है, ये भी CSC में पूछा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। एंड दिस इंडियन अनरेस्ट जो है ना, एनी बेसेंट ने नहीं लिखी, ठीक है। एनी बसंत इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दिस बुक। सो इट वॉज रिटन बाय वैलेंटीन चिरोल, ये उन्होंने बुक लिखी थी। एंड इन्होंने इस बुक में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको इस बुक में द इंडियन अनरेस्ट बाय वैलेंटीन चिरोल
उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो आस्क्ड, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किससे बोला जाता है। इट वॉज आस्क्ड इन यानी कोई PSU का एग्ज़ाम था, आई थिंक कोई PSU एग्ज़ामिनेशन था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो किसको बोला गया था बाय वैलेंटाइन चिरोल। सो इट वाज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सो ये भी आप याद रखना एंड ये बुक्स को भी अपने माइंड में रखना, कई बार भूल जाता है हमें। बंदी जीवन बाय सचिंद्र नाथ सान्याल, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब बाय भगवती चरण वोहरा, देशर कथा बाय सखाराम गणेश एंड इंडियन अनरेस्ट बाय वैलेंटाइन चिरोल। Okay, let's move. Who among the following was first pro tem speaker to be unanimously elected as speaker of the Lok Sabha? ठीक है, प्रो टेम स्पीकर और नॉर्मल स्पीकर में फ़र्क क्या होता है। जो प्रो टेम स्पीकर होता है, दिस प्रो टेम स्पीकर, इट्स मेन वर्क इज़ टू, जब भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है ना, न्यू इलेक्टेड लोकसभा, जब भी न्यू लोकसभा होती है सो तब प्रोटेम स्पीकर जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। वाई? टू फैसिलिटेट ओथ बाय न्यू MPs। ठीक है, जो न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनको ओथ दिलवाने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर्स जो हैं इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जब न्यू MPs ओथ उनकी हो जाती है, उसके बाद वो मिलके नए स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रोटेम रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, इनका मेन वर्क यही होता है कि उनको ओथ दिलाना, जो न्यू MPs हैं हमारे। ठीक है, सो फर्स्ट यूनैनिमसली इलेक्टेड जो स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर थे लोकसभा के, ही वॉज सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, लेट्स मूव। Which one of the following statement is not true with regards to tribal welfare? ठीक है, then first statement is comprehensive tribal development program aims at land development activities, improvement of the roof houses, infrastructure development and so on. It is correct statement. इसका मेन पर्पस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। कॉम्प्रिहेंसिव, इसके नाम में ही दिख रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगी ट्राइबल एरिया की। ठीक है, सो इसमें इंफ्रा था, इंफ्रा में लैंड आ जाएगा अपना। ठीक है, हाउसेस आ जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इज़ करेक्ट। देन एज पर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, मीन्स फॉरेस्ट एक्ट्स के अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, विलेजेस इन फॉरेस्ट आर प्रोवाइडेड विद कम्युनिटी राइट्स। यस, इट इज़ करेक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ना दो तरह के राइट्स मिलते हैं, एक होता है कम्युनिटी राइट्स एंड सेकंड इज इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टी का कुछ होता है कि किस लिमिट तक प्रॉपर्टी जो है, आई थिंक इट इज़ 4 एकर्स, जिसमें इंडिविजुअल जो है अपना राइट को इंडिविजुअल को राइट होता है इतने लैंड पे जो वो ट्रेडिशनली कल्टीवेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 जनरेशन्स। ठीक है, लास्ट 3 generations. It is also correct. Then special area development program aims at distribution of forest area produces to tribal equitably. So it is not distribution of forest area. जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसका एम जो था वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काम करना था ट्राइबल्स के। ठीक है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज़ करना था। It is written here. Objectives of special area development programs is to अचीव करना पर कैपिटा इनकम लेवल टारगेट्स एट नेशनल लेवल। ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना, जो नेशनल लेवल पर है ना उस लेवल तक लेके आना ट्राइबल्स की इनकम। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अचीव टारगेटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, वी ऑल नो कि ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं उसमें इतना गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता जो अदर सिटीज़ में या फिर हमारे अर्बन एरियाज़ में होता है। सो वो वाली गुड्स और सर्विसेज ट्राइबल एरियाज़ में अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो लोग सिटी में रह रहे हैं उन उसके एटलीस्ट उसके आसपास आ जाएगा।
ठीक है। देन मिनिमम डिटेरियोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट नहीं करना और मिनिमम करना अगर कर भी रहे हैं तो। सो सी इज़ रॉन्ग ऑप्शन। उसने पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, सो सी इज़ इनकरेक्ट। ओके, लेट्स मूव। कोठारी कमीशन was appointed by government of India to look into education sector in which year? So this कोठारी कमीशन जो था ना, इट वाज नेशनल एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन कमीशन था जिनके जो चेयरमैन थे ना, वो थे दिस पर्सन। सो दैट इज़ वाई वी ऑल नो कि जब भी कोई कमीशन एस्टेब्लिश होता है, जो भी उनके हेड होते हैं उनके नेम पर वो कमीशन का मोस्टली वो कमीशन जाना जाता है। सो कोठारी कमीशन जो था वो नेशनल एजुकेशन कमीशन था एजुकेशन सेक्टर के लिए। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। ओके, 1964 में ये कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। सो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन था कब एस्टेब्लिश हुआ था। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ऐसा तो मैंने सुना नहीं, बट ये कमीशन कोठारी कमीशन ही है इन 1964। ओके, let's move. Which one of the following statements about agency houses are correct? Agency houses. So first is they were important commercial formations in late 18th and 19th century. 18 and 19th century की बात कर रहा है। ठीक है। सेकंड इज ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसीज रिमेन्ड कन्फाइंड टू कैलकाटा। ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये जो एजेंसी हाउसेस थे ना, प्राइमरीली देवर ट्रेडिंग एजेंसीज। इनका मेन पर्पज़ जो था वो ट्रेड था। ठीक है, जो इसने खुद ही यहाँ पे बोला हुआ है कमर्शियल फॉर्मेशंस थे, दैट वाज करेक्ट। बट इट वाज नॉट एस्टेब्लिश इन 18 और 19 सेंचुरी। ये तब नहीं आया था, ये आया था 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच में, यानी लेट 17th सेंचुरी हो गया। ठीक है, और फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। सो इसके बीच में आया था। अगेन यूपीएससी जो है ना, ये वर्ड्स के साथ प्ले करता है। हमें लगेगा कि कमर्शियल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये तो करेक्ट होगा, बट कई बार हम ये जो वर्ड्स होते हैं ना 18 19 ऐसी चीज़ें, हम इस पर फोकस नहीं करते और अज्यूम कर लेते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बिकॉज वो हमको करेक्ट लगती है फर्स्ट टाइम रीड करने पे, एक्चुअल में होती नहीं है कई बार। सो वेन एवर यू रीड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हमेशा जो न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं ना, नंबर्स होते हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिए सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, राइट की जगह रॉन्ग क्वेश्चन ना मार्क कर दो। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड सेकंड इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वाई? बिकॉज इसने बोला कि ये कैलकाटा में कन्फाइंड था। सो यू नो कि अगर ट्रेडिंग पर्पज़ से आए हैं एजेंसीज, जो एजेंसी हाउसेज एंड ट्रेडिंग पर्पज़ से सेट किए गए हैं, तो ये सिर्फ कैलकाटा में कन्फाइंड कैसे हो सकते हैं, है ना? कैलकाटा में कन्फाइंड कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ, इनके पास तो पूरी कंट्री है ना, दे हैव होल कंट्री। तो एक कंट्री के पार्ट में, और वो भी कैलकाटा सिटी में ओनली, इसने स्पेसिफाई कर दिया। इसने बंगाल वर्ड भी नहीं यूज़ किया। अगर ये बंगाल वर्ड भी यूज़ करता देन हम अज्यूम कर सकते थे कि हाँ बड़ा एरिया है बंगाल, तो वहाँ पे हो सकता है, बट इसने सिर्फ एक सिटी, पर्टिकुलर कैलकाटा सिटी पे फोकस किया। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। डी इज़ द राइट आंसर एंड आई हैव रिटन द एक्सप्लेनेशन हियर कि दे वर ट्रेडिंग कंपनीज, इट इज़ करेक्ट। एंड ये स्टेब्लिश हुई थी ड्यूरिंग कंपनी रूल। कंपनी रूल कब था? वी ऑल नो 17 to 18 सेंचुरी टिल 1857। जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, उसके अंडर कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया था एंड क्राउन रूल जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, जो अपना क्राउन रूल आ गया था। सो कंपनी रूल के अंडर ये इस्टेब्लिश हुए थे। सो इनिशियली तो इनका काम ट्रेड था, और लाइक इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, उसमें ये ट्रेड करते थे। एंड जितनी भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती थी ना विद रिगार्ड्स टू एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट होता था यूरोप में, वो इन्हीं के थ्रू होता था। ये जो ट्रेडिंग हाउसेस, एजेंसी हाउसेस थे, इन्हीं के थ्रू जितनी भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती थी एक्सपोर्ट को लेके, वो इन्हीं के थ्रू होती थी। एंड इनके जो ऑपरेशंस जो थे, दे वर नॉट, यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है,
टाइपिंग मिस्टेक है, दे वर नॉट कन्फाइंड आना था यहाँ पे, ठीक है। दे वर नॉट कन्फाइंड टू कलकत्ता अलोन, ठीक है। कलकत्ता में भी थे बट सिर्फ कलकत्ता में नहीं थे, यहाँ पे मिस्टेक है, सो इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। फॉलोइंग हिस्टोरिक इवेंट्स इन इंडिया केयरफुली, ओके। इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट against the Vernacular Press Act. Okay, next is Vernacular Press Act of 1878 was introduced by Lord Lytton against the council of his own members. So Indian press was not failed. जो पर्पज़ था ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, वर्नाकुलर मीन्स लोकल, है ना, जो लोकल लैंग्वेज होती हैं उसी को बोलते हैं वर्नाकुलर। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये उनके अगेंस्ट था, जो हमारी लोकल प्रेस थी ना, अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में, बंगाली लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, या फिर पंजाबी लैंग्वेज में, जितनी भी लैंग्वेजेस थी लोकल लैंग्वेजेस, तो उनमें जो उन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थी, मैगज़ीन्स थी, ये उनके अगेंस्ट था। उनके अगेंस्ट क्यों था? बिकॉज दे वर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट वो बोल रही थी। एंड 1878 में क्यों लाया गया? बिकॉज इन दैट ईयर सेकेंड, या आई माइट बी, या मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, या सो 1878 में ही क्यों लाए गए थे ये? बिकॉज 1878 में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और उसका जितना भी एक्सपेंडिचर था वो इंडिया से फाइनेंस किया जा रहा था। सो दैट इज़ वाई जो हमारी लोकल प्रेस थी वो उसके अगेंस्ट थी, उस चीज़ के। सो इसीलिए जो लॉर्ड लैटन थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके आई है टू सप्रेस आर वर्नाकुलर प्रेस, ठीक है। सो इंडियन प्रेस फेल नहीं हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, ये ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग। देन इस सेकंड में बोल रहा है कि जो लॉर्ड लैटन थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था, इंट्रोड्यूस किया था अगेंस्ट काउंसिल ऑफ हिज ऑन लॉ मेंबर्स। ऐसा कुछ नहीं था, इनके लॉ मेंबर जो थे देवर ऑलरेडी इन सपोर्ट, वो खुद सपोर्ट में थे, तो उसके अगेंस्ट नहीं थे। सेकंड इज़ ऑल्सो रॉन्ग, सो डी शुड बी आर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 में लाया गया था बाय लॉर्ड लैटन टू कर्ब लोकल प्रेस, और इसका मेन रीज़न था सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जो कि 1878 से 80 के बीच में हुई थी। यू कैन से 1878 में स्टार्ट हुई थी सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, और इसका जो एक्सपेंडिचर था वो इंडिया से फाइनेंस किया जा रहा था। सो दैट इज़ वाई जो हमारी लोकल प्रेस थी इसके अगेंस्ट थी। सो इसको कर्ब करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लैटन ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये भी याद रखना, कई बार यूपीएससी ऑप्शन दे देगा आपको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो थी इसने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी इंडियन लोकल प्रेस पे अलॉन्ग विद इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा लिख सकता है, स्टेटमेंट बना के दे देगा आपको। बट ये याद रखना, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस थी ना, इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस वो एग्जम्प्टेड थी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी थी। सिर्फ वर्नाकुलर जो यानी कि जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस थी हमारी, उसी के ऊपर लगी थी रेस्ट्रिक्शंस। और लॉर्ड रिपन जब आए थे 1881 में, उन्होंने इस एक्ट को रिपील कर दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। ये इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, पीएसयूज़ वाले एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, उसमें ये पूछ रखा है ऑलरेडी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको रिपील किसने किया था। सो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने रिपील किया था 1881 में, ओके। लेट्स मूव अहेड। देन which one of the following pairs of years and historical events is correctly matched? 1878 Second Anglo-Afghan War, 85 Ilbert Bill controversy, 1785 Fox India Bill, and 1898 Lord Curzon। बोल रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। नाउ यू सी, यहाँ पे दिया हुआ सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ईयर दिया हुआ सामने 1878। यहाँ पे मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में बताया कि 1878 में जो था
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। वाई? बिकॉज उसी साल सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो थी वो स्टार्ट हुई थी। सी, इसका आंसर वी ऑल नो 1878। सो दीज आर द ट्रेसेस ऑफ क्वेश्चंस जो थीम्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड थीम्स। ठीक है, इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दैट इज़ वाई PYQ एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। PYQ एनालिसिस, नॉट आंसर्स। ठीक है, PYQ के आंसर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना उसका एनालिसिस जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। यहाँ पे मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ है, करेक्ट कौन सा? 1878 में एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। एंड ये जो इल्बर्ट बिल था ये 1883 में आया था, 1883 में आया था। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन फॉक्स इंडिया बिल ये 1783 में आया था। एंड लॉर्ड कर्जन जो थे एज अ वाइसरॉय बने थे 1899 से 1905 तक। ठीक है, ओके। एंड जो इल्बर्ट बिल है ना, इसके ऊपर यूपीएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन इन CSC में। आई थिंक 2011 के आसपास का कोई क्वेश्चन है। उसने पूछा था यूपीएससी ने कि इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट जो कांग्रेस थी वो फेल हो गई थी टू प्रोटेस्ट, या फिर नॉट प्रोटेस्ट बट इन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो थी उसने सपोर्ट किया था इल्बर्ट बिल को, ऐसे स्टेटमेंट बना के डाली थी। ठीक है, अब जिसको ये नहीं पता कि इल्बर्ट बिल 1883 में आया था और कांग्रेस जो थी वो 1885 में बनी थी, है ना। सो कांग्रेस से पहले आ गया था इल्बर्ट बिल। सो कांग्रेस कैसे उसको सपोर्ट कर सकती है ना। हाउ कैन कांग्रेस सपोर्ट अ बिल जो कि इसकी फॉर्मेशन से ही पहले आया है। सो वो ऐसी स्टेटमेंट फ्रेम की थी जो कि दिखने में लग रही थी कि हाँ ये बिल जो है प्रोग्रेसिव है तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया होगा। बट उसका जो ईयर था वो नहीं, जिसको नहीं पता तो उसने डेफिनेटली वो क्वेश्चन रॉन्ग मार्क किया होगा। ओके, जो इल्बर्ट बिल था इसमें लिखा गया था कि जो इंडियन जज हैं वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, मीन्स उनके केसेस को देख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जो इंडियन जज थे सिर्फ इंडियंस को ही देख सकते थे। बट इल्बर्ट बिल ने कहा था कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं वो भी इंडियन जज के द्वारा देखे जा सकते हैं, मीन्स उसको ट्राई किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी हुई थी और बाद में इसको ड्रॉप कर दिया गया था। ओके, एंड लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ वाइसरॉय, 1905 तक रहे थे। एंड इन्होंने ही बंगाल पार्टीशन किया था, बंगाल पार्टीशन इन्होंने ही अनाउंस किया था। ओके, लेट्स मूव अहेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not a feature of art paintings in India in 19th century. Art was being produced for open market. ये कब से होने लग गया? सही, इसमें ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कोई भी है, अगर आप लॉजिक, इफ़ यू यूज़ लॉजिक प्लस नॉलेज, है ना, नॉलेज के साथ से अगर आप लॉजिक यूज़ करते हो देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट नोइंग कि अगर आपको ऐसी चीज़ें किसी ने पढ़ी नहीं होती और ये कहीं पे दी भी नहीं होती स्पेसिफिकली। इट इज़ कॉल्ड अ रैंडम सा क्वेश्चन। ठीक है, वो बोल रहा है फीचर क्या था आर्ट पेंटिंग्स का 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो ओपन मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाती थी। अगर इसने लिखा होता, आज का टाइम दिया होता ना 2024 ऐसे टाइम दिया होता, ठीक है, देन ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी। बट वो 19th सेंचुरी है, तब तो ओपन मार्केट करके इतना कुछ था भी नहीं, तो आर्ट पेंटिंग किसके लिए बनाते हैं। और जो आर्ट पेंटिंग्स थी ये जो रिच लोग होते थे उन्हीं का इंटरेस्ट होता था मोस्टली इसमें, क्योंकि वो परचेज़ करते थे, अपने घरों में लगाते थे। जो एवरेज लोग थे वो उनका कहाँ से पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट हो सकता है कि वो ख़रीदे उनको ओपन मार्केट में जाके। सो ए आंसर इज़ रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये बनाई जाती थी पर्पस के लिए बट ओपन मार्केट के लिए नहीं होती थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। द आर्टिस्ट शिल्पी बिकेम अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्टिशन।
ठीक है। जो आर्टिस्ट था वो आर्टिसन से अलग हो गया था। देन टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग डेवलप हो गई थी, ये भी सही है। ठीक है, ये तो यूरोप से आई थी ये चीज़। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इलाइट एंड पॉपुलर आर्ट जो था वो वाइड हुआ था। जैसे मैंने अभी बोला कि जो अमीर लोग थे वही पेंटिंग्स को ज़्यादातर एडमायर करते थे, अपने घरों में लगाने में शौकीन होते थे, तो उनके लिए मेनली ये बनाई जाती थी। ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट तब नहीं था। ठीक है, सो फर्स्ट होंगे, बाकी तीनों जो है दीज तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 19th सेंचुरी आर्ट वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर डिफरेंट पर्पस बट नॉट फॉर ओपन मार्केट। ठीक है, एंड जब मैं ये PYQ वाली वीडियो बना रहा था अपनी, मीन्स जब मैं इसका कंटेंट क्रिएट कर रहा था इधर उधर से उठा के, तो आई रियलाइज्ड कि UPSC जो है काफ़ी बार क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पूछता है और ऑर्डर वाले क्वेश्चंस पूछता है। सो इफ़ यू वांट मी कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सिर्फ एक क्रोनोलॉजी दे दूं, एक ऑर्डर दे दूं, ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑर्डर दे दूं कि ये इवेंट पहले हुआ, ये बाद में हुआ, सो यू कैन कमेंट मी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वेदर शुड आई मेक दिस वीडियो और नॉट, बिकॉज आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमको जो क्रोनोलॉजी होती है बहुत बार हम भूल जाते हैं, बिकॉज UPSC इतना डीप में नहीं जाता विद रिगार्ड्स टू CAPF। अगर CSC वगैरह है तो वी नो कि उसमें तो चलो कुछ भी हो सकता है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ क्रोनोलॉजी वाला वीडियो। इफ़ यू वांट, अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए ऐसा वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा डिक्लाइंड इन इम्पोर्टेंस व्हेन रेलवे लिंक वाज एस्टेब्लिश्ड टू बॉम्बे स्टार्टेड ऑपरेटिंग। बोल रहा है कि जो गंगा किनारे जो सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई थी जब रेलवे बॉम्बे से स्टार्ट हुआ। तो कौन सी सिटी थी? ये बनारस भी नहीं था, बनारस तो ऑलरेडी हब रहा है, कानपुर भी नहीं है, पटना भी नहीं है। इट वॉज मिर्ज़ापुर, जिसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो कम हो गई थी जब बॉम्बे से रेलवे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिर्ज़ापुर की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई थी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्टेड, अगर यहाँ पे होता है कंडक्टेड। ठीक है, अटेम्प्टेड लिखा है ना, वो भी सेम ही आई मस्ट। एक तो अटेम्प्टेड हो गया, ठीक है, और अगर इसके साथ लिखा होगा ना कि ऑफिशियल, कि फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस ऑफिशियली कब हुआ, तो इसका आंसर डिफरेंट होगा। अगर सिर्फ लिखा है ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड तो इसका आंसर डिफरेंट होगा। वाई? बिकॉज 1872 में फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस जो था वो अटेम्प्ट किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा, उनके अंडर हुआ था। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कि वो कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है। इसने पूछा फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वॉज अटेम्प्टेड, तो इसका आंसर होगा 1872। बट अगर वो पूछता कि ऑफिशियली कब हुआ था, कब कंडक्ट हुआ था, देन इसका आंसर होता है 1881। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को आप माइंड में रखना, कंफ्यूज मत करना। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको अंडरलाइन कर लेना कीवर्ड्स को कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, उसने अटेम्प्ट बोला तो 1872 है, बट अगर उसने बोला होता कि ऑफिशियली कब हुआ था तो वो 1881 उसका आंसर होता। ठीक है, और जो हेनरी वॉल्टर है इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, हेनरी वॉल्टर नाम का, कि उनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है। ओके, लेट्स मूव। अगले में बोल रहा है कि ऑन 26 जनवरी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 1950, वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। ये जो स्टेटमेंट था ना, ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है बाय बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, सो या इट इज़ BR अम्बेडकर। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमको पॉलिटी के अकॉर्डिंगली सबको, रिच है, कोई पुअर है, कोई फार्मर है, कोई सोल्जर है, कोई कोई भी है, सबको राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं।
बट सोशली और इकोनॉमिकली सब इक्वल नहीं है, सब में इनक्वालिटी है। रिच पुअर का डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। जो कास्ट हैं उनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंस है, सोशली और इकोनॉमिकली भी। सो ये स्टेटमेंट जो थी BR अम्बेडकर जी ने दी थी, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, आई नो कि इन स्टेटमेंट्स को याद नहीं रखा जा सकता बिकॉज लिमिटेड ह्यूमन मेमोरी है, हम सब कुछ थोड़ी याद रख सकते हैं। सो बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो वी कैन, हम पहुंच सकते हैं इसके आंसर तक। कि बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ऐसा सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर उनको उसके इरेडिकेट करने के लिए BR अम्बेडकर जो थे इन्होंने काफ़ी पॉलिटिकली काम किया था। सो इसका आंसर प्रोबेबल हो सकता है, बट इसके लिए भी काफ़ी डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। सरफेस लेवल पे इसको बिना नॉलेज के आंसर करना, आई डोंट थिंक इट इज़ feasible पॉसिबल। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगले में बोल रहा है ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसीज इन नेशनल मूवमेंट led to foundation of Congress Socialist Party in 1934 under leadership of Acharya Narendra Dev and JP Narayan। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है 1936 जवाहरलाल नेहरू urged Congress to accept socialism as its goal and bring itself closer to the peasantry and working class, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CSE। इस साल जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट वाला फॉर्म था, मैच द फॉलोइंग वाला फॉर्म था। इधर नाम दे दिए थे ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, इधर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दे दिए थे, इधर उनके लीडर्स दे दिए थे, और बोला था कि कौन सा करेक्ट है, कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था यही वाला कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और आचार्य नरेंद्र देव, यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव थे और यहाँ पे थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी आचार्य नरेंद्र देव ने बनाई थी और JP नारायण भी इनके साथ में थे। और ये भी सेकंड करेक्ट है कि 1936 में लखनऊ सेशन हुआ था, ठीक है। लखनऊ सेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि वो सोशलिज़म को एज अ गोल इसका एक्सेप्ट करे, और पीजेंट्री और जो वर्किंग क्लास है, जो किसान है और जो वर्किंग क्लास यानी लेबर्स हैं, उनके क्लोज़ हो जाए, उनके लिए काम करे। तो ये दोनों ही करेक्ट है, इसका आंसर C होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी ये कांग्रेस के अंदर ही बनी थी, विद इन कांग्रेस थी, ठीक है। ये भी याद रखना, ये कांग्रेस से अलग नहीं थी, उसी के अंदर एक ब्लॉक था, ठीक है। और इसको आचार्य नरेंद्र देव और JP नारायण ने बनाया था। यूसुफ महरौली और बसवंत सिंह जो थे इसके मेंबर थे, इसके साथ एसोसिएटेड थे। सो कई बार ऐसे पूछ लेता है UPSC कि कौन इसके साथ एसोसिएटेड है, कौन नहीं है। सो उसके लिए मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि यूसुफ महरौली और बसवंत सिंह ये भी इनके मेंबर्स थे। और लखनऊ सेशन दिया हुआ है, लखनऊ सेशन में 1936 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कांग्रेस को कहा था कि सोशलिज़म को गोल इसका एज अ अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप हिल स्टेशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जो हिल स्टेशंस हैं, मसूरी है या फिर दार्जिलिंग है, काफ़ी फेमस है एज अ टूरिस्ट साइट, है ना। टूरिस्ट साइट काफ़ी है, फेमस होते हैं। सो इनिशियल इसका पर्पस जो था वो टूरिज़्म के लिए नहीं था, इट वाज यहाँ पे लिखा हुआ है टू सर्व एज अ विंटर कैपिटल। ये विंटर कैपिटल भी थे, बट उसने पूछा इनिशियल पर्पस क्या था, ठीक है। अगर उसने पूछा था ना कि हिल स्टेशन जो थे उसके फ़ीचर क्या थे या फिर क्या क्या यूजेस था, तो इसका आंसर ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता और ये भी हो जाता, ठीक है। सारा स्टेटमेंट करेक्ट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसने बोला कि इनिशियल पर्पस क्या था, कि भाई मेन रीज़न क्या था, शुरुआत में ये सेटअप क्यों किए गए थे। तो इसका आंसर था ब्रिटिश आर्मी जो थी ना, उसकी नीड्स को सर्व करने के लिए, ठीक है। अगर फीचर पूछता
कि भाई फीचर क्या आते हैं हिल स्टेशन के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो भाई सारे करेक्ट होते हैं, ऑप्शन सभी के सभी करेक्ट होते हैं। बट उसने पूछा इनिशियली पर्पस क्या था, तो इसका आंसर है बी, ब्रिटिश आर्मी के पर्पस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ हिल स्टेशन जो थे वो सेटअप किए गए थे ब्रिटिश आर्मी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिए हुए हैं जो फेमस हिल स्टेशंस हैं जो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किए थे। शिमला जो था इन्होंने ड्यूरिंग गोरखा वॉर जब हुई थी 1815 में, तब इन्होंने फाउंड किया था। माउंट आबू जो था वो जब एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1818 में, तब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। दार्जिलिंग को इन्होंने एक्वायर किया था सिक्किम के रूलर से 1835 में। ठीक है, लेट्स मूव। धर्म सभा के बोल रहा है कि धर्म सभा को किसने फाउंड किया। फर्स्ट इज़ कृष्ण मोहन बनर्जी, ये नहीं थे। केशव चंद्र सेन, ये भी नहीं थे। इट वाज राधाकांता देव। राधाकांता देव जो थे इन्होंने धर्म सभा को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जो राधाकांता देव थे इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था धर्म सभा को 1829 में, एंड ये कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुई थी। वाई, क्यों हुई थी? काउंटर करने के लिए रिफॉर्म्स को जो राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डिरोजियो कैरी आउट कर रहे थे, उनके द्वारा रिफॉर्म्स जो लाई जा रही थी रिलीजन में, सोसाइटी में, उसको काउंटर करने के लिए राधाकांता देव ने धर्म सभा बनाई थी, एंड ये कैलकाटा में बनी थी। ठीक है, जो लोकेशन होते हैं ये भी याद रखना, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, कैलकाटा की जगह आपको मुंबई दे देगा, पुणे दे देगा, है ना, तो ये भी याद रखना है कैलकाटा में थी 1829। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट लीडर्स ऑफ 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि भाई क्रोनोलॉजी बताओ इन लीडर्स की। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ओवरराइट ना करने के लिए कि मुझे ओवरराइट ना करना पड़े। सो गोकुला सिंह जो थे ये जाट ज़मींदार थे तिलपत के, जो कि हमारा प्रेजेंट डे हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद राजा राम आते हैं। जब गोकुला सिंह की डेथ हो जाती है तो उनके बाद राजा राम जो है जाट ज़मींदारी का जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको कैरी आउट करते हैं, एंड ये तब औरंगज़ेब के अगेंस्ट रिबिलियन भी करते हैं। ठीक है, एंड राजा राम के बाद आते हैं राजा चुरामन सिंह, ये छोटे भाई होते हैं राजा राम के। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये जो राजा चुरामन सिंह है ये फर्स्ट जाट लीडर थे जो यूनानिमसली इलेक्टेड थे एज ए जाट लीडर। ठीक है, और राजा चुरामन सिंह के बाद आते हैं बदन सिंह, ये जो थे ये नेफ्यू थे चुरामन सिंह के। ठीक है, तो मींस ये सभी रिलेटेड थे, फैमिली मेम्बर्स ही थे। ठीक है, ये सारे फैमिली मेम्बर्स थे, दैट इज़ वाई यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा, बिकॉज एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे ये सारे। सो इसका क्रोनोलॉजी क्या होगा? इसका क्रोनोलॉजी होगा गोकुला सिंह फर्स्ट होना चाहिए, दिस गोकुला सिंह इज़ फर्स्ट। ठीक है, देन राजा राम जाट सेकंड। ठीक है, सो थर्ड फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा। देन सेकंड होना चाहिए सेकंड नंबर पर, सो ये भी उठ गया, आंसर इज़ ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट कैटेगरी के में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिकॉज इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर एवरीवन्स टाइमलाइन। किसी एक दो के आप टाइमलाइन याद रख सकते हो, बट सभी की टाइमलाइन याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लगे ना कि आपको नहीं बन रहा, तो आई विल से कि इसमें कोई तुक्का मत मारना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, बिकॉज इसमें गेस वर्क मत करना बिल्कुल भी, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हमें नेगेटिव की ओर ले जाते हैं। ये प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई गेस वर्क नहीं चलता। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, देन ये क्वेश्चन ना इस बार यूपीएससी में पूछा था, प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा था, मैं तो छोड़ के आया था। आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज मैं घर से ही सोच के गया था कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा
और जो मुझे लगेगा कि इसमें इस क्वेश्चन में अगर मैं सोचता भी हूँ तो भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा, तो मैं उसको ऑलरेडी क्रॉस कर दूँगा। ठीक है, ये प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं चलता, याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर ऑफ एयरफोर्स इन आर्मी में, मीन्स जो इंडियन आर्मी है उसमें विंग कमांडर के इक्विवेलेंट रैंक वाला कौन सा ऑफिसर है। सो इट इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल, बट इट इज़ यहाँ पे मैंने टेबल दिया हुआ है आर्मी, एयरफोर्स एंड अपना नेवी का इक्विवेलेंट रैंक्स का। सो आप इसको एक दो बार ज़रूर याद करना, बिकॉज CAPF में, CDS में, इवन UPSC में ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है। अगर आपको पता होगा तो भी आप इसको तो ही आंसर कर सकते हो, अदरवाइज़ इसमें गेस वर्क नहीं चलता। ठीक है, जो हाईएस्ट रैंक होता है एयरफोर्स में होता है मार्शल, अपना आर्मी में होता है फील्ड मार्शल, नेवी में होता है एडमिरल। इन सेकंड नंबर पे आप देख लेना इसको एक बार। ठीक है, इस लिस्ट को उसने इस बार पूछा था विंग कमांडर का। सो वी हैव लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी एंड कमांडर इन नेवी। ठीक है, ये याद रखना आप। देन ये मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, मुझे नीचे लिखना चाहिए था। सो क्वेश्चन इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में पूछ रहा है कि ट्रीटी फिक्स्ड सतलुज एज अ बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड ब्रिटिश इंडिया। देन बोल रहा है कि इट वाज आफ्टर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के बाद महाराजा रंजीत सिंह जो थे इन्होंने जम्मू, मुल्तान और कश्मीर में अपना किंगडम को एक्सपांड कर लिया था। ठीक है, सो कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है करेक्ट है। सो ये फर्स्ट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, ये कंपनी के बीच में और महाराजा ऑफ सी किंगडम ऑफ पंजाब रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। एंड इस ट्रीटी के अंडर जो सतलुज रिवर थी ना, उसको एज अ बाउंड्री एक्सेप्ट किया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, और जो रंजीत सिंह थे ये कश्मीर वैली, बाल्टिस्तान, लद्दाख एंड जम्मू को भी कंट्रोल कर रहे थे। मीन्स जो सिख एम्पायर था वो पंजाब से लेके कश्मीर, बाल्टिस्तान, लद्दाख एंड जम्मू तक एक्सपांडेड था, फैला हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है UPSC कि ऐसे बना के पूछ लेगा कि सिख एम्पायर जो था कहाँ तक एक्सटेंडेड था, तो ऑप्शन दे देगा पंजाब, हरियाणा, ऐसे। हरियाणा तो चलो नहीं था तब, बट पंजाब दे देगा, ऐसे बाल्टिस्तान लिख देगा, लद्दाख लिख देगा। सो आपको पता होना चाहिए कहाँ तक उसकी बाउंड्री थी, कहाँ तक उसका एक्सपांशन था। ठीक है, सो कश्मीर था, जम्मू था, लद्दाख था और बाल्टिस्तान था। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। इसमें बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। परमहंसा मंडली वॉज फाउंडेड इन बंगाल बाय स्वामी विवेकानंदा। देन बोल रहा है कि जो प्रार्थना समाज था इट वॉज फाउंडेड इन महाराष्ट्र विद एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है ना, इट इज़ रॉन्ग। जो सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है ये सही है बिल्कुल। वाई आई हैव रिटन हियर, जो प्रार्थना समाज था अपना, ये MG रनाडे जी ने एंड RG भंडारकर ने बनाया था महाराष्ट्र में 1870 में। ठीक है, सो मैंने जैसे पहले बोला था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लोकेशन को माइंड में रखना कि वो किस जगह पर बन रही है। जैसे उसका नाम और फाउंडर को याद रखना इज़ नॉट सफिशेंट। किस ईयर में हुआ था, कहाँ हुआ था, किन्होंने इस्टेब्लिश किया था और पर्पस क्या था, ये याद रखना अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो तो। सो ये बंगाल में नहीं थी, ये थी महाराष्ट्र में। ठीक है, इस्टेब्लिश किया था MG रनाडे एंड RG भंडारकर ने। सो फर्स्ट हमारी गलत हो जाती है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्रार्थना समाज था, जो अपना प्रार्थना समाज था, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आई थिंक, अरे यार, लेट मी रेस दिस फर्स्ट। या जो प्रार्थना समाज था इट वाज एस्टेब्लिश बाय MG रनाडे, ठीक है, एंड RG भंडारकर महाराष्ट्र में 1870 में। और जो परमहंसा मंडली थी ना, ये भी महाराष्ट्र में ही हुई थी, बट ये हुई थी 1849 में। इसमें ईयर नहीं दिया हुआ, सो नो इश्यूज़, बट ये इस्टेब्लिश की गई थी दडोबा पांडुरंग एंड
बाल शास्त्री जम्बेडकर के द्वारा। सो विवेकानंद नहीं थे, जो यहाँ पे दिया हुआ ना स्वामी विवेकानंद, वो यहाँ पे नहीं थे। एंड ये बंगाल में नहीं थी, ये महाराष्ट्र में थी। फर्स्ट गलत हो जाती है, बी बचता है विच इज़ करेक्ट। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बढ़ो, 4 चीज़ें माइंड में रखना, किस साल में हुई, लोकेशन, किन्होंने इस्टेब्लिश की, एंड पर्पस क्या था। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी स्टेटमेंट अबाउट डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च करेक्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, इट इज़ करेक्ट। उसके बाद सेकंड में बोल रहा है कि गांधी जी अलाउड वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। आई थिंक CSC के UPSC का ही कोई एग्ज़ाम था, मे बी CSC थी, CSC का ही था, कोई प्री था, आई थिंक प्री में पूछा हुआ है कि किसकी रिक्वेस्ट में गांधी जी ने वुमेन के पार्टिसिपेशन को अलाउ किया था दांडी मार्च में। सो ये थे ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, उपाध्याय थी, वुमेन थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पे गांधी जी ने अलाउ किया था वुमेन के पार्टिसिपेशन को। ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है मार्च वॉज फुली कवर्ड बाय वेस्टर्न प्रेस। ठीक है, ये भी सही है। वेस्टर्न प्रेस जो थी उसने इस मार्च को कवर किया था, बिकॉज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या, ये लार्जेस्ट ही थी हम कह सकते हैं मूवमेंट, जो सॉल्ट मार्च थी, और इसको वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी कवर किया था। लास्ट में बोल रहा है कि मार्च बिगेन आफ्टर कीवर्ड्स, अगेन कीवर्ड्स पे फोकस करो, अंडरलाइन करो। आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, ये 1930 नवंबर से लेकर जनवरी 1931 तक हुई थी। इस टाइम पीरियड के बीच में हुई थी। बट ये जो हमारी दांडी मार्च थी ना, ये हुई थी सॉल्ट मार्च, ये हुई थी मार्च 1930 में। यहाँ पे लिखा हुआ है दांडी मार्च जो थी अपनी मार्च 1930 में हुई थी, बट जो अपना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये नवंबर में हुई थी। सो ये टाइमलाइन गलत दी हुई है, सो डी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। बोल रहा है कि ब्रिटिश कमेटी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। सो इट वाज इस्टेब्लिश इन 1889। और इस्टेब्लिश क्यों हुई थी, सो दैट कि जो इंडिया में ब्रिटिशर एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, उसको कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश पब्लिक थी, लंदन की पब्लिक थी, उनके सामने लाना चाहती थी कांग्रेस। सो इसीलिए कांग्रेस ने ब्रिटिश कमेटी इस्टेब्लिश की थी लंदन में, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक की। ठीक है, 1889 इसका आंसर है। कई बार पूछ लेता है कि क्यों इस्टेब्लिश की थी, वाई। सो इसीलिए मैंने ये ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इश्यूज़ जो थे इंडियंस के ब्रिटिश पब्लिक के अगेंस्ट अवेयरनेस के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट अबाउट भगत सिंह इज़ नॉट ट्रू। भगत सिंह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज़, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सोशलिस्ट आइडियाज़ से ये इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, फर्स्ट सही है। उसके बाद बोल रहा है ही वॉज मेंबर ऑफ या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। ये याद रखना, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी ये बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाती है 1928 में। ठीक है, ये भी याद रख लेना कि इसका नेम जो था चेंज हुआ था। 1928 में ही भगत सिंह जो थे इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929, सही है, विद ऑब्जेक्टिव टू किल एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। जो उन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड वहाँ पर फेंका था जहाँ पे कोई नहीं था। ठीक है, उस जगह पर फेंका था, और मेन पर्पज़ जो था इनका, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था उसके अगेंस्ट था। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी कुछ ऐसे एक्ट थे दो, उनके अगेंस्ट था ये। और किसी को मारना इस बॉम्ब का पर्पस नहीं था, जस्ट ब्रिटिशर को वो करना था, इंडियंस की वॉइस को सुनवाना था। सो ये थर्ड गलत है। और वो बोल रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है,
सो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, हमारे पास डी आंसर बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा रखा है मैंने कि भगत सिंह जो थे इन्होंने, ये भी याद रखना, इनके साथ कौन सा, इनके साथ जो थे ना बटुकेश्वर दत्त थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, बट किसी को हार्म करना उसका पर्पस नहीं था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सो विद्यासागर्स राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड टू डेवलप बंगाली लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। ये जो थे बंगाल में थे, तो बंगाली लैंग्वेज काफ़ी इनकी वजह से डेवलप की थी उस समय। उसके बाद ही रिसीव्ड टाइटल विद्यासागर फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था संस्कृत कॉलेज। ठीक है, जो अपना संस्कृत कॉलेज था बंगाल में, और वहाँ से इनको विद्यासागर का टाइटल मिला था। सो सेकंड गलत है। उसके बाद ही वॉज एंथुसियास्टिक अबाउट वुमेंस एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने वुमेंस एजुकेशन के लिए और सोशल रिफॉर्म के लिए काफ़ी काम किया था। लास्ट में बोल रहा कि विद्यासागर डिफेंडेड विडो मैरिज को इन्होंने डिफेंड किया था विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट स्क्रिप्चुअल सपोर्ट, ये भी गलत है। सो उसने पूछा गलत कौन सा है, सो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, थर्ड करेक्ट है। सो आंसर इज़ ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि जो उनका टाइटल था विद्यासागर, इनको संस्कृत कॉलेज से मिला था। वाई, बिकॉज उनको नॉलेज थी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, एंड इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए और सोशल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी काम किया था। और जो बंगाली लैंग्वेज है, इन्होंने बानो परिचय बुक लिखी थी, बानो परिचय इन्होंने बुक लिखी थी बंगाली लैंग्वेज में, ये भी याद रखना। यूपीएससी पूछ सकता है कि बानो परिचय बुक किसने लिखी थी, आंसर वुड बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद ककोरी केस, जो ककोरी कॉन्स्पिरेसी थी इससे कौन एसोसिएटेड नहीं था। ककोरी जो थी 1925 में होता है ये केस। ठीक है, ये रॉबरी केस होता है, यहाँ पे दिया हुआ मैंने, ककोरी कॉन्स्पिरेसी का केस 1925 में होता है। ये ट्रेन रॉबरी केस था, रॉबरी थी जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, उसके मेंबर्स ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। एंड इसमें इन्वॉल्व कौन कौन था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहरी थे, एंड अशफाकुल्ला खान थे। ठीक है, तो ये तीनों उसके लीडर्स थे। बट ये जो सूरज सेन है, इनके लीडर्स नहीं थे। सूरज सेन जो है ये फेमसली जाने जाते हैं अपने चित्तगोंग रेड के लिए। ठीक है, जो चित्तगोंग रेड हुई थी ये उसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई थी 1930 में, भाई सूरज सेन उसके लीडर थे। ठीक है, ये फेमसली जाने जाते हैं चित्तगोंग आर्मरी रेड के लिए। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट में बोल रहा है कि विद रिगार्ड्स टू जलियांवाला बाग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये हमको पता है 1913 में हुआ था ये, अप्रैल में, बैसाखी वाले दिन, ये भी याद रखना। ठीक है, सो फर्स्ट में बोल रहे हैं जलियांवाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड, मीन्स जिन लोगों के पास जो क्राउड था वहाँ पे जलियांवाला बाग में, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, उनके ऊपर जो ट्रूप्स थी उन्होंने फायर कर दी थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। जनरल डायर के द्वारा ये कमांड दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ट्रूप्स डिड नॉट इशू एनी वार्निंग, यस, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी थी डायरेक्टली, उनको लगा था कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने डायरेक्टली फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है, सो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। इसका आंसर है सी। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि जो लोग थे वहाँ पे दो ग्रुप्स थे। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो एक लार्जर ग्रुप जो था वो बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे, एंड कुछ स्मॉलर ग्रुप था वहाँ पे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे विदाउट एनी आर्म्स, बिना हथियारों के पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिकॉज जो सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू थे, ये लीडर्स थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, सो उस अरेस्ट के अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्ट,
और ऐसा जनरल डायर को लगा कि सारे ही लोग मिले हुए हैं, तो उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स रिपोर्ट्स डिसीजन विद रिगार्ड्स टू पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल was to be taken on the basis of voting of members of respective legislative assemblies। ये बोल रहा है कि पंजाब और बंगाल जो था उसको उसके पार्टीशन के लिए डिसीज़न ऐसा प्लान रखा गया था कि जो पंजाब एंड बंगाल की असेंबलीज़ हैं उनके मेंबर्स वोट करेंगे और फिर पंजाब एंड बंगाल का पार्टीशन होगा, जब इंडिया का फाइनल पार्टीशन हो रहा था 1947 में। सो ये प्लान बोल रहा है कौन लेके आया था। नेहरू रिपोर्ट नहीं लेके आई थी, बिकॉज नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में आई थी, है ना। ये अपना क्रिप्स मिशन भी नहीं था, ये भी नहीं था, इट वाज अपना माउंटबेटन प्लान जो कि 1947 में आया था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान ने रखा था ये प्रपोजल कि जो पंजाब एंड बंगाल है इसका पार्टीशन होगा वोटिंग के बेस पे। ठीक है, या इट इज़ माउंटबेटन प्लान। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्रोनोलॉजी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली सीएपीएफ पर। सीएससी में भी पूछता है, बट सीएससी में इतना उसका वो नहीं होता, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते जितने सीएपीएफ या फिर सीडीएस में पूछता है। सो बोल रहा है कि रामकृष्ण मिशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, आर्य समाज कब हुआ था, ब्रह्म समाज कब हुआ था, एंड परमहंसा मंडली कब हुई थी। ठीक है, सो परमहंसा मंडली हमने अभी देखा ये हुई थी 1849 में। अगेन ये पीवाईक्यू है। ठीक है, सो यू कैन सी सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं अब। परमहंसा मंडली है जो 1849 में हुई है, ब्रह्म समाज जो था या जो आर्य समाज था 1875 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रह्म समाज था वो 1828 में हुआ था। ठीक है, जो परमहंसा मंडली है यहाँ पे दिया हुआ मैंने 1849 में, ये हमने अभी ऊपर देखा है ये, और ये पीवाईक्यू भी है। सो यू कैन सी कि फिक्स्ड थीम है काइंड ऑफ, इतना वेरिएशन नहीं है। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो यू नो कि कौन सी चीज़ को मैंने पढ़ना है, कौन सी को नहीं पढ़ना। ज़्यादा इधर उधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी बच जाएगा और ROI भी इसमें अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है इसमें। ठीक है, परमहंसा मंडली 1849, आर्य समाज 1875 एंड रामकृष्ण मिशन जो था 1897 में हुआ था। इसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये जो 19th सेंचुरी थी उसके एंड में ही कभी हुआ था, मीन्स 1890 के बाद ही हुआ था। ठीक है, सो इसका रिलेशन जो है आप स्वामी विवेकानंद जी से अज्यूम करके इसका आंसर कर सकते थे आप। ठीक है, सो बट स्टिल इट नीड सम नॉलेज, डेटा पता होना चाहिए। सो इसका आंसर होगा ब्रह्म समाज पहले 1828, सो थर्ड जो है वो फर्स्ट नंबर पे होगा। ठीक है, एंड परमहंसा मंडली 1849 सेकंड पे होगा, या फोर्थ, थर्ड फोर्थ दोनों में दिया हुआ है, उड़ जाएगा। उसके बाद अपना आर्य समाज आएगा 1875 में, आर्य समाज सेकंड, सो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ संत भाषा, संत भाषा क्या है। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है। सो ये तो आप ऐसे ही मतलब संत भाषा मीन्स जो सेंट्स जो होते हैं लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो होगी ना, बट इसमें उसने ऑप्शन दे रखे हैं सारे, सगुन मिस्टिक्स, निरंकार मिस्टिक्स, निर्गुण मिस्टिक एंड उल्टबंसी मिस्टिक्स। सो इट इज़ निर्गुण मिस्टिक्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें हम मोस्टली जब पढ़ते हैं ना किसी बुक से तो इग्नोर कर देते हैं, बट आई वुड से कि अगर आपने नोट्स बना रखे हैं देन इट इज़ गुड, बिकॉज उसमें हम ऐसे सिर्फ फैक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये निर्गुण मिस्टिक्स लैंग्वेज यूज़ करते थे और जो संत कबीर थे उन्होंने भी इस लैंग्वेज को यूज़ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड इन बंगाल, ये सही है।
हड़ताल वॉज ऑब्जर्व्ड इन कैलकाटा, ये भी सही है। मूवमेंट वॉज इनिशियली इनिशिएटेड बाय मॉडरेट्स बट वॉज टेकन ओवर बाय रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एट लेटर स्टेज, ये भी सही है। सो बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सो तीनों ही करेक्ट है। एंड आपको पता होगा स्वदेशी मूवमेंट 1905 में लॉन्च क्यों की गई थी। जो कर्जन थे, जैसे ऊपर बताया था मैंने, जो कर्जन थे ना, इन्होंने बंगाल पार्टीशन डिक्लेयर किया था। ठीक है, बंगाल पार्टीशन डिक्लेयर किया था। क्यों किया था इन्होंने पार्टीशन? इसलिए किया था बिकॉज जो मूवमेंट थी, स्ट्रगल थी अगेंस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, उसको ब्रेक करने के लिए, स्ट्रगल को तोड़ने के लिए कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था, रिलीजन फैक्टर के बेस पे वो भी। ठीक है, सो रिलीजन फैक्टर के बेस पे बंगाल पार्टीशन किया गया था बाय कर्जन, इसी के लिए ये हुआ था। डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी, तीनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज बंगाल पार्टीशन जो था कर्जन के द्वारा अनाउंस किया गया था। एंड इसको रिवर्स किसने किया था बंगाल पार्टीशन को, ये भी पूछ लेता है यूपीएससी। सो लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उन्होंने 1911 में इसको रिवर्स कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये काम को सही किसने किया था, तो इट इज़ लॉर्ड हार्डिंज 1911 में दिल्ली दरबार में। ठीक है, दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इन्होंने बंगाल पार्टीशन को वापस रिवर्स कर दिया था। नेक्स्ट प्रार्थना समाज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सो अगेन इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। यू कैन सी कि जस्ट हम 5 इयर्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी में क्वेश्चंस और थीम्स रिपीट हो रहे हैं। नाउ यू नो आपको किस जगह पे फोकस करना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, सो फर्स्ट बोल रहा है कि ये रिफॉर्म्स के लिए था इन हिंदू सोसाइटी, ये सही है। इट वॉज बेस्ड इन महाराष्ट्र, ये भी सही है। इट बिलीव्ड इन मोनोथिज्म, यानी एक भगवान की पूजा करना, ये भी सही है। और फोर्थ में बोले इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ब्रह्मो समाज। इट हैड, अगर यहाँ पे लिखा होता ना इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रह्मो समाज, तो फिर करेक्ट होता, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। सो पहली तीनों स्टेटमेंट सही है अपनी। ठीक है, लेट्स मूव। या सो इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज के द्वारा इन्फ्लुएंस था। एंड इसने सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम किया था, जैसे सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, उसके अगेंस्ट। एंड इसने मोनोथिज्म को सपोर्ट किया था, और जो आइडल वर्शिप होती है, मूर्ति पूजा जो होती है, उसको डिनाउंस किया था। ठीक है, अगेन क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, और क्रोनोलॉजी भी किसकी पूछ रहा है, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, बिफोर कांग्रेस, उनका पूछता है। ठीक है, कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी ना, उसका अक्सर पूछ लेता है, यूपीएससी में पूछ लेता है, प्रीलिम्स में, सीएपीएफ में पूछ लेता है, सीडीएस में पूछ लेता है। ठीक है, सो क्रोनोलॉजी पूछ रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा एंड मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सो यहाँ पे मैंने लिखा होगा, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये किसने बनाई थी, ये भी आप जान लो कि 1866 में बनी थी, दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। देन पूना सार्वजनिक सभा हमारी 1870 में बनी थी, एम.जी. रनाडे ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद मद्रास महासभा ये 1884 में बनी थी, और ये बनाई गई थी बी राघवचारी, जी सुब्रमण्य अय्यर एंड अनंत चार्लू जी ने। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आती है, ये 85 में बनी थी, फिरोज शाह मेहता थे इसमें, बदरुद्दीन तैयब जी थे, और केटी तेलांग थे। सो ये याद रखना, ईयर के साथ साथ कौन इनके साथ एसोसिएटेड था ना, कौन पर्सनैलिटी एसोसिएटेड थी, ये भी याद रखना। ठीक है, सो इसका ऑर्डर होगा, फर्स्ट पे आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट पे फर्स्ट आएगा। उसके बाद अपना आएगा पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे एक ही ऑप्शन है, सो ए इज़ द राइट आंसर। ओके, यू कैन सी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मोस्टली क्रोनोलॉजी पूछ रहा है यूपीएससी, और कौन से लीडर एसोसिएटेड हैं ये भी पूछ रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है,
सो यू नो द लिमिट कि कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना नहीं है। उसके बाद बोल रहा है वाई डिड अर्ली नेशनलिस्ट अपोज काउंसिल एक्ट 1892। काउंसिल एक्ट जो 1892 था उसको अपोज क्यों किया गया था। जो अर्ली नेशनलिस्ट यानी कि ये मॉडरेट्स की बात कर रहा है ना, जो हमारे मॉडरेट्स थे उनकी बात कर रहा है कि उन्होंने अपोज क्यों किया गया था। फर्स्ट, नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो थे काउंसिल में इंक्रीज़ कर दिए गए थे, इसकी वजह से उन्होंने अपोज किया था। ये सही चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ थी उस एक्ट की। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इंक्रीज़ किए गए थे प्रोविंशियल काउंसिल में, ये भी सही स्टेटमेंट है। और ये भी रीज़न नहीं था अपोज करने का। काउंसिल वर गिवन राइट टू डिस्कस एनुअल बजट, ये भी सही है। ये भी मतलब ये तीनों जो है ना ये पॉजिटिव स्टेप्स थे। सो इनकी वजह से ओपोजिशन नहीं थी। बट ओपोजिशन थी बिकॉज उनको राइट नहीं दिया गया था पब्लिक फ़ंड्स के ऊपर। एक्ट डिड नॉट गिव इंडियंस कंट्रोल ओवर पब्लिक फ़ंड्स, मीन्स जो इंडिया के फ़ंड्स थे वो यूज़ किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा टू फंड वॉर्स। ठीक है, वॉर्स लड़ने के लिए हमारे फ़ंड्स यूज़ किए जा रहे थे और मॉडरेट्स चाहते थे कि कंट्रोल होना चाहिए फ़ंड्स के ऊपर। मतलब इंडिया के फ़ंड्स इंडिया के लिए यूज़ होने चाहिए, ना कि ब्रिटिश पर्पस के लिए। ठीक है, सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है कि एक्ट जो था इसने नंबर ऑफ़ मेंबर्स इंक्रीज़ किए थे इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्रोविंशियल काउंसिल्स में। ठीक है, और काउंसिल को राइट दे दिया गया था एनुअल बजट डिस्कस करने का, बट वो वोट नहीं कर सकते थे, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसीलिए इंडियन चाहते थे कि वो कंट्रोल करें, सिर्फ डिस्कस ना करें। ठीक है, कुछ इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट में। 1892 वाला जो एक्ट था ना, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। बट लार्जली जो इंडियंस थे वो अनरिप्रेजेंटेड थे एंड हम चाहते थे कि कंट्रोल हो हमारे फंड्स के ऊपर, इसीलिए स्लोगन दिया गया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यूपीएससी पूछ सकता है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कब दिया गया था या फिर किस एक्ट के रिस्पॉन्स में दिया गया था। सो जो हमारा आंसर होगा ना वो होगा 1892 वाले एक्ट के रिस्पॉन्स में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाई वॉज वासुदेव बलवंत फड़के नॉन इज हिस्ट्री, मतलब वो क्यों जाने जाते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है ही लेड वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 दिया है ना ये गलत है, अगर यहाँ तक स्टेटमेंट होती तो सही होता। उसके बोल रहा है कि ही वॉज क्रिटिकल ऑफ गांधीयन स्ट्रगल, ये नहीं है बिकॉज ये गांधी जी से काफ़ी पहले आए थे। ठीक है, उसके बाद ही लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1870s, ये बिल्कुल सही है। 1870s के टाइम में इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म्ड स्ट्रगल की थी। ठीक है, ये रहा। और इनको वासुदेव फाड़के जो है ना इनको फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन भी कहा जाता है, ये याद रखना आप। किसको किस स्पेशल नाम से जाना जाता है याद रखना, फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड स्ट्रगल इनको बोला जाता है। ठीक है, ऐसा यूपीएससी पूछ लेता है कई बार कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड स्ट्रगल, तो ऑप्शन देके पूछ लेगा। सो याद रखना इट इज़ वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगेन ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है और उनके फाउंडर्स पूछ रहा है। ठीक है, सो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ये सही है, तेज बहादुर सप्रू एंड एम.आर. जयकर। जमायतुल उलमाए हिंद ये मौलाना हसन ने बनाई थी। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी ये तिलक जी ने बनाई थी। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये हमने अभी ऊपर देखा। अगेन दिस PYQ रेपिटेशन, PYQ रेपिटेशन, ये PYQ रिपीटेड है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ M.N. रॉय। इफ़ यू नो हमने अभी ऊपर देखा इट इज़ आचार्य नरेंद्र देव, है ना, सो इट इज़ रॉन्ग। और जो M.N. रॉय थे ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, ये रहा M.N. रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड थे, ये भी याद रखना। ओके, एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा था ये क्वेश्चन कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है,
सो सी ये PYQs ही हैं जो घूम फिर के आ जाते हैं, बिकॉज लिमिटेड हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता ना, लिमिटेड है। सो उसी को घुमा फिरा के UPSC पूछता है। सो इफ़ यू नो लास्ट आपने कम से कम 5 साल के PYQs कर रखे हैं तो, और आपकी रिवीजन अच्छी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आप कॉन्फिडेंट होकर उस कोई भी एग्ज़ाम को देने जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। RS मार्च का पूछ रहा है अगेन कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है RS मार्च को लेके। यू कैन सी अगेन RS मार्च, प्रार्थना समाज, परमहंसा मंडली, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये थीम्स जो है ना, ये थीम्स छोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और वो भी लास्ट सिर्फ 5 साल के। हम अभी 10 साल के नहीं किए ना, फिर हमने 15 साल हम पीछे नहीं गए, हम सिर्फ 5 साल पीछे गए हैं और क्वेश्चन इतने रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग एनालिसिस, नॉट ओनली नोइंग आंसर। आंसर जानना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एनालिसिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, RS मार्च के बारे में पूछ रहे हैं। RS मार्च हैड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये कब बना था? हमने ऊपर देखा ये 1875 में बना था, है ना। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस था अमंग ट्रेडिंग कास्ट, ये सही है। एंड RS मार्च ने ही शुद्धि मूवमेंट लॉन्च की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये लॉन्च की गई थी रिकन्वर्ट करने के लिए उन हिंदूज़ को जो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट्स इन RS मार्च वर हेडेड बाय हंसराज एंड लाजपत राय, दे सेटअप DAV कॉलेजेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बोल रहा है RS मार्च हैड फ्यूअर मेंबर्स देन ब्रह्मो समाज। फोर्थ स्टेटमेंट दे रहा है कि इसके कम मेंबर्स थे ब्रह्मो समाज के कंपैरेटिवली। लेट्स सी, पहली स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में सिर्फ अगर ये होता ना, अगर फोर्थ भी ऑप्शन में दिया होता तो ये भी करेक्ट होना था। ठीक है, ब्रह्मो समाज के फॉलोअर्स जो थे वो ज़्यादा थे। सो 1, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ मैंने RS मार्च जो था ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1875 में। ये याद रखना, ये हमने ऊपर पढ़ा है अभी। और इस्टेब्लिश किया था दयानंद सरस्वती जी ने, और वाई, हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इट अपोज्ड रिचुअल्स लाइक एनिमल सेक्रीफाइस एंड सोशल इवल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज। उसको सती प्रथा को और चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया था, और जो रिचुअल्स थे उसको भी अपोज किया गया था। एंड RS मार्च ने शुद्धि मूवमेंट लॉन्च की थी बाय रिकन्वर्ट करने के लिए उन हिंदूज़ को जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। इसका ट्रेडिंग कास्ट के बीच में अच्छा सपोर्ट था। एंड जो पंजाब में लाजपत राय थे और हंसराज थे, इन्होंने DAV कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, एंड ये दोनों मेंबर्स थे। ये भी कई बार पूछ लेता है कि हु वॉज एसोसिएटेड विद RS मार्च, है ना। RS मार्च से कौन कौन एसोसिएटेड था, ऑप्शन दे देगा। सो लाला लाजपत राय एंड हंसराज जो थे एसोसिएटेड थे इससे, और इन्होंने DAV कॉलेज इस्टेब्लिश किए थे। एंड फर्स्ट DAV कॉलेज जो था वो लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी याद रखना आप। ठीक है, सो दिस वाज इट। हमने लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली, हम थीम्स भी नहीं, मैं थीम्स भी नहीं कहूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कहूँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं घूम फिर के रिपीट हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस पूछ रहा है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कौन एसोसिएटेड है ये पूछ रहा है, वर्क क्या था ये पूछ रहा है। RS मार्च, प्रार्थना समाज, परमहंसा मंडली, घूम फिर के वही पूछ रहा है। एंड इवन सिर्फ 5 साल किए हमने। नाउ यू नो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं क्रोनोलॉजी पे वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आई एम थिंकिंग कि मुझे इसकी बनानी चाहिए, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर नो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।